माइनॉरिटी के ख़ासतौर पर मुस्लिम इलाके हैं, वहाँ पर तालीमी इदारे कायम ना हों, वहाँ अस्पताल कायम ना हों, वहाँ सड़कें कायम ना हों, वहाँ डेवलपमेंट ना आए, और वहाँ डेवलपमेंट नहीं गया। इन डिस्ट्रिक्ट्स को मेन स्ट्रीम में लाना बहुत ज़रूरी है ताकि वहाँ के लोग भारत की जो बदलती तस्वीर, इस प्रकार की जो स्थिति है इसके लिए केवल और केवल शासन जिम्मेदार है। सवाल उन लोगों से पूछा जाना चाहिए, एक बड़े हिस्से की दलितों से भी खराब हालत है। आदाब नाजरीन, बड़ा सवाल यही है कि बदहाली के लिए जिम्मेदार कौन। हम बात मुसलमानों की कर रहे हैं। जी हां नाजरीन, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आज इस बुलेटिन में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि मुल्क में मजहब के नाम पर सियासत कोई नई बात नहीं है। बदकिस्मती से मुसलमानों के साथ भी शायद यही हुआ है। वोटों के नाम पर इनका इस्तेहसाल किया गया। सचर कमेटी की रिपोर्ट ने मुसलमानों को 2006 में आईना दिखाया था हुकूमतों को कि मुसलमान दलित से भी ज्यादा पिछड़े और बदहाल हैं, और अब नीति आयोग ने भी मुसलमानों की बदहाली का इंकशाफ किया है। नीति आयोग के जरिए 101 बैकवर्ड अजला की फहरिस्त जारी की गई है, लेकिन इस फहरिस्त का एक स्याह पहलू यह भी है कि सबसे निचले पायदान पर खड़े 20 अजला में 11 अजला मुस्लिम अक्सरियत आबादी वाले हैं। इसी उन्वान पर आज हम अपने मेहमानों से बात करेंगे कि आखिर आजादी के बाद से ये जख्म हरे हैं, ये जख्म भरेंगे कैसे। माइनॉरिटी के ख़ासतौर पर मुस्लिम इलाके हैं, वहाँ पर तालीमी इदारे कायम ना हों, वहाँ अस्पताल कायम ना हों, वहाँ सड़कें कायम ना हों, वहाँ डेवलपमेंट ना आए, और वहाँ डेवलपमेंट नहीं गया। इन डिस्ट्रिक्ट्स को मेन स्ट्रीम में लाना बहुत ज़रूरी है ताकि वहाँ के लोग भारत की जो बदलती तस्वीर, इस प्रकार की जो स्थिति है इसके लिए केवल और केवल शासन जिम्मेदार है। सवाल उन लोगों से पूछा जाना चाहिए, एक बड़े हिस्से की दलितों से भी खराब हालत है। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम हरियाणा के मेवात की हालत जानेंगे। हमारे नुमाइंदे ने इसका बाकायदा जायजा लिया है, सुनिए। सबसे पिछड़ा जिला मेवात अब सिर्फ हरियाणा भर में ही पिछड़ा नहीं रहा है, बल्कि नीति आयोग की रिपोर्ट ने इस जिले को देश में सबसे पिछड़ा जिला बताया है। हकीकत भी कुछ इसी तरह की है। आज भी इस जिले में पीने के लिए पानी नहीं है, तो प्यासे खेतों के लिए सिंचाई का कोई इंतजाम नहीं है। इस समय हम जिला मुख्यालय नूह में खड़े हुए हैं। इस तरह की तस्वीर है जहां गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री से लेकर IAS IPS अधिकारी ही नहीं, बल्कि विधायक और मंत्रियों के हाथ में भी झाड़ू थमा दी गई थी, लेकिन बावजूद इसके इस जिले की तस्वीर और तकदीर नहीं बदल सकी। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो नीति आयोग के बारे में बताएंगे कि मेवात आखिरकार क्यों पिछड़ा है। दीन मोहम्मद जी, नीति आयोग की रिपोर्ट में मेवात सबसे पिछड़ा बताया गया है, आप किस तरह देखते हैं? अस्पताल में डॉक्टर्स नहीं हैं, यहाँ तक कि मेवात के नाम से डॉक्टरों को भी अलग से भत्ता दिया जा रहा है, सैलरी से अलग से उनको मेवात के नाम से भत्ता दिया जा रहा है। उसके बावजूद भी हमारे सरकारी हॉस्पिटलों में डॉक्टरों का अभाव है। यहाँ तक कि शिक्षा को भी देखें तो शिक्षा में भी टीचर स्कूल में ना मात्र हैं। नहरों में किसानों के लिए सिंचाई के लिए पानी नहीं है। शिक्षा, बेरोजगारी, हर तरह से पिछड़ाई है। सिंचाई के पानी क्या है कि पीने के पानी की भी बहुत कमी है यहाँ, और स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। हर तरह से मेवात पिछड़ाईपन है। सब सरकारी जो कर्मचारी नहीं हैं और स्कूलों में टीचर नहीं है, बच्चे नहीं पढ़ पाए मिलती है। सारी सड़कें टूटी हुई हैं और गंदगी से ज़्यादातर भरा हुआ है, और नीति आयोग ने उसको पोषक निरीक्षण भी किया है, पिछड़ा हुआ है बिल्कुल। कुल मिलाकर देश में भले ही अन्य जिलों की तस्वीर बदली, सरकारें बदली, लेकिन मेवात जिले की तस्वीर नहीं बदल सकी। कासिम खान, न्यूज़ 18, नूह मेवात। तो ये तस्वीर मेवात की थी। वहीं यूपी के ललितपुर से हमारे नुमाइंदे ने हालात का जायजा लिया, देखिए।
हैं कि वह कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान होना जरूरी है। अबे जी, बुंदेलखंड में ललितपुर सबसे पिछड़ा जनपद है। विडम्बना ये है कि यहाँ सर्वाधिक बांध हैं, उसके बावजूद भी पेयजल और सिंचाई की समस्या बरकरार है। और रही बात ग्रामीण क्षेत्रों की, तो नगरीय क्षेत्र में भी इतनी बुरी स्थिति है, तो ग्रामीण क्षेत्र की क्या बुरी स्थिति हुई। कई मोहल्लों में नगर क्षेत्र के पेयजल समस्या बनी हुई है। बुंदेलखंड का ललितपुर सबसे पिछड़ा हुआ जनपद है और किसी भी शासन किसी का भी रहा हो, किसी भी राजनीतिक दल का, लेकिन कभी भी किसी ने स्वास्थ्य की ओर ज़्यादा ध्यान आकर्षित नहीं किया। कई बार हम लोगों से कहा गया कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज का भी निर्माण होने जा रहा है और भी प्रधानमंत्री औषधि केंद्र का निर्माण दुर्भाग्य से इस जनपद में नहीं है। हम सब आप आश्चर्य करेंगे कि ललितपुर में अगर इमरजेंसी में कोई पेशेंट पहुँचता है तो ईसीजी की भी व्यवस्था नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं मिलती है प्रॉपर तरीके से। ललितपुर जनपद के बहुत सारे डॉक्टर्स अन्य जनपदों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। क्या ही बेहतर हो यदि वो अपने जनपद को भी कुछ स्नेह करें। शिक्षा की जो स्थिति चल रही है वह मात्र प्राइवेट स्कूलों की लूट तक सीमित रह गई है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सूर्यकांत शुक्ला बनाम स्टेट ऑफ यूपी में एक आदेश पारित किया था कि प्राइवेट स्कूलों की लूट बंद की जाए, और जिसके क्रम में शासन का शासनादेश भी था। लेकिन लगातार 3 वर्षों से यहाँ जनपद अध्यक्ष होते हैं पर जिलाधिकारी, बीएसए और डीआईएस, इन सब की मिली वजह से जनता लूटने को मजबूर है। और केंद्र और प्रदेश सरकार का यह रवैया कि जनता लुटती रहे है और अधिकारियों की जेबें भरती रहे, इसलिए बुंदेलखंड की जनता काफी अपने आप को छिला महसूस कर रही है। ट्रैफिक को लेकर ललितपुर जनपद की पूरी व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। पहले ललितपुर जनपद को सिर्फ पिछड़ेपन के लिए जाना जाता था, आज ललितपुर नगर को, या मेहरौनी विधानसभा है, तालबेट तहसील है, उसको जो है अतिक्रमण और हाथ ठेलों के बाजार के रूप में जाना जाता है। अभी सड़कें जैसे तैसे ठीक हुई हैं, उस पर हाथ ठेलों ने कब्जा कर रखा है, अतिक्रमण कर रखा है। हमारी एक दुर्भाग्य है ललितपुर जनपद का कि जितने भी जनप्रतिनिधि अब तक चुने गए हैं, उन्होंने किसी ने भी अतिक्रमण को लेकर के या ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के कोई भी कदम नहीं उठाया। अधिकारी चाहते हैं लेकिन जनप्रतिनिधि सहयोग नहीं करते हैं। जनप्रतिनिधि इनके किसी भी कार्य करने पे बल्कि उल्टा टांग अड़ा देते हैं। इनमें ट्रैफिक हमारे यहाँ चालू किया गया लेकिन वो नाम मात्र को है। पहले व्हाट्सएप चालान भी एक व्यवस्था शुरू की गई थी, उसको भी जो है राजनीति के चलते बंद कर दिया है। ललितपुर जनपद में लगभग 12 लाख की आबादी है और अगर देखें तो 60% नौजवान हैं जो कृषि और अन्य रोजगारों के लिए घूमते हैं, और रोजगार के लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छे अवसर सृजित नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ के नौजवान सब पलायन करते हैं, दिल्ली, बम्बई, गुजरात जाते हैं, और भी जो यहाँ वृद्ध माता पिता रह जाते हैं। तो बेरोजगारी इस जिले में एक बड़ा संकट है। बात अगर शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं की जाए तो इनके लिए भी लोग संघर्ष कर रहे हैं। ललितपुर से न्यूज़ 18 के लिए अभय श्रीमाली। तो यूपी के ललितपुर की तस्वीर भी आप देखिए। जाहिर सी बात है कि 121 अजला मुल्क के वो अजला हैं जो सबसे ज़्यादा पिछड़े हैं, और इन 101 अजला में 20 अजला ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। और बदकिस्मती ये देखिए कि इन 20 अजला में 11 अजला जो सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए हैं वो सब के सब मुस्लिम अक्सरियती आबादी वाले हैं। आज इसी इशू पर हम बात करेंगे कि आज़ादी के इतने सालों बाद आखिर तस्वीर क्यों नहीं बदली। जबकि शाइनिंग इंडिया की बात की जाती है, जबकि न्यू इंडिया की बात की जाती है, लेकिन मुसलमानों की तस्वीर अब तक क्यों नहीं बदली। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पूरे इशू पर बातचीत करने के लिए। कुछ देर में ही हमारे साथ इस वक्त ताहिरा हसन साहिबा जो कि समाजी कारकुन है, लखनऊ से जुड़ी हुई हैं। इनके अलावा हम आपको बता दें कि अशफाक रहमान साहब जो कि जनता दल राष्ट्रवादी के नेशनल कन्वीनर हैं, जेडीआर के, हमारे साथ जुड़ेंगे। अली अनवर साहब जो कि साबिक रुकने पार्लियामेंट हैं, राज्यसभा मेंबर, साबिक रुकने पार्लियामेंट हैं, राज्यसभा से जेडीयू से थे, वो भी हमारे साथ अब से कुछ देर में ही जुड़ेंगे। और जफर महमूद साहब जो कि मेंबर हैं सचर कमेटी के, वो भी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे। ताहिरा हसन साहिबा क्योंकि हमारे साथ जुड़ गई हैं, आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। ताहिरा हसन साहिबा, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे कि आज़ादी के बाद से ही आप देख लीजिए कि पसमानदगी की, मुसलमानों की पसमानदगी की बात होती है, पिछड़ेपन की बात होती है, लेकिन आज़ादी के बाद से ही तमाम हुकूमतों ने एक तरह से बड़े बड़े वादे और दावे किए, लेकिन जख्म अभी भी आप देखिए ताहिरा हसन साहिबा तो हरे हैं। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस 70 साल की आजादी में मुसलमान इसी देश का सिटीजन है, इसी देश का नागरिक है, लेकिन 70 साल से सिर्फ झुंझुने बजे हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई जिसका भी आपने जिक्र भी किया, जिसने कहा मुसलमानों की हालात दलितों से बदतर है। फिर क्या हुआ?
रंगनाथ आई, जिसको मैं सबसे बेहतर कमीशन मांगती हूं, ये मेरा अपना समझ है, क्योंकि रंगनाथ ने बड़ा गहन अध्ययन किया मुस्लिम कम्युनिटी का। उसने देखा कि मुस्लिम जो बेचारे जगह जगह पे मेहनत कश मुसलमान हैं, जरदोजी, चिकन वर्कर ये सब करते, वो अपने बच्चों को भेज नहीं पाते पढ़ने, क्योंकि जाहिर है रोटी, जब तक पेट में रोटी नहीं होगी पढ़ने कौन जाएगा। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि भाई इन बच्चों को उन डेंस एरिया में नवोदय के तर्ज पे, देखिए नवोदय कह रहे हैं रंगनाथ, नवोदय के तर्ज पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दो, खाली दिखाने के लिए झुंझुना मत बजाओ कि जरदोजी कहने वाला का बच्चा पढ़ने तो जाए लेकिन किसी लायक न रहे, 5वीं का बच्चा 3री की किताब न पढ़ पाए और फिर जरदोजी का ही काम करे, रिक्शा पुलर का बच्चा रिक्शा ही खींचे। वो कहते हैं नवोदय के तर्ज पे स्कूल खोलो और वो बच्चे जो जाए पढ़ने उनके पेरेंट्स को आप इंसेंटिव दीजिए। जाहिर है वो कैसे भेज देगा मेहनत कश अपने बच्चों को, लेकिन क्या हुआ, वो कमेटी की रिपोर्ट भी पड़ी हुई, कहां कितने, आप मुस्लिम डेंस एरिया में चले जाइए, थाने तो मिल जाएंगे, स्कूल नहीं मिलेंगे जनाब। तो आप कैसे इस कम्युनिटी को आगे बढ़ने के लिए सोच सकते हैं? एक के एक बात झुंझुना बजता है। मैं ये भी कहूं कि हमारी लीडरशिप में बहुत कमी रही, हमारे पास कोई अच्छी लीडरशिप नहीं रही। हमारे लीडर्स जाते हैं तो अपने ही सौदा करके आ जाते हैं, वो कभी कम्युनिटी की बात ही नहीं करते। हमारे मौलाना हजरात जाते हैं तो वो भी चले आते हैं, वो उन इश्यूज पे आवाज उठाते हैं, स्कर्ट की लेंथ कितनी हो, लेकिन कभी ये आवाज नहीं उठाते कि हमारी कम्युनिटी के पास स्वास्थ्य और शिक्षा की सेवाएं आज तक क्यों नहीं पहुंची। इस सबसे बड़े लोकतंत्र भी ये कैसे हुआ, इसमें सवाल क्यों नहीं उठाते, क्यों नहीं सड़कों पे निकलते कि रंगनाथ और सच्चर को इंप्लीमेंट करिए। कभी आपने नहीं देखा होगा कोई मौलाना या लीडरशिप के मुस्लिम लीडर निकला हो अपनी पार्टी से उठ के कि नहीं ऐसा किया जाए। ना वो निकलते हैं पसमंदा मुसलमानों के लिए कि उनको रखिए SC/ST में, कभी मैंने नहीं देखा कि वो ये सवाल उठाएं और सवाल उठा के सड़कों पे जाएं और लोगों को एक लामबंद करें। तो जाहिर है कि हमारे पास लीडरशिप नहीं है। अब मुसलमानों को खुद ब खुद आगे आना होगा, अपने हुकूक के सवाल, शिक्षा के सवाल, स्वास्थ्य के सवाल कि हम भी इस देश के नागरिक हैं, इसको बहुत मजबूती से उठाना होगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ताहिरा हसन साहिबा मुस्लिम लीडरशिप पर भी सवाल उठा रही हैं, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ अली अनवर साहब जो कि साबिक रुकन पार्लियामेंट हैं राज्यसभा के RJDU से, वो भी जुड़ चुके हैं और कुछ देर में अशफाकुर रहमान साहब भी हमारे साथ JDR के जुड़ेंगे। अली अनवर साहब, बहुत इस्तकबाल आपका करते हैं। सबसे पहले नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है कि भाई 20 अजला में 11 अजला जो सबसे ज्यादा पिछड़े हुए हैं, वो उनमें मुसलमानों की आबादी सबसे ज्यादा है इन 11 अजला में, यानी जख्म अभी भी भरे हैं। दावे वादे खूब किए गए अली अनवर साहब, लेकिन जख्म अभी भी भरे हैं, हरे हैं एक तरह से। देखिए, पहली बात तो ये कि अब मैं रुकन पार्लियामेंट नहीं हूं, पिछले ही हफ्ते में रिटायर हो चुका हूं। जी, साबिक रुकन पार्लियामेंट मैंने कहा जी। अच्छा, सॉरी। और दूसरी बात कि मैं JDU में नहीं हूं जी। दोनों ही में मैंने साबिक लगा दिया था जी। अच्छा, ठीक। सुनने में गलती है, सॉरी। तो देखिए, अब मैं आता हूं, मोहतरमा अभी बोल रही थी, ठीक ही बोल रही थी कि दो चीज़ें हैं। अभी सच्चर साहब का इंतकाल हुआ है इसी पिछले हफ्ते में, तो प्राइम मिनिस्टर हाई पावर कमेटी बनी थी और एक कमेटी बनी थी जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमीशन, वो कमीशन था जी। और वो जो कमीशन था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रह चुके थे उनकी क़यादत में था। ये हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके थे सच्चर साहब, ये था। तो ये दोनों कमीशन की रिपोर्ट, एक तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई और इम्प्लीमेंटेशन तो दूर रहा, उस पर एक्शन टेकन रिपोर्ट। इत्तेफाक की बात है कि हम लोगों ने इसके लिए आंदोलन शुरू किया बिहार से, और वो बिहार से होते हुए दूसरे कई राज्यों में, पता नहीं कई बार असेंबली को हम लोग घेरा, सड़कों पर उतरे इसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए। दिल्ली में जंतर मंतर पर ईसाई समाज के लोगों को लेकर के दूसरे, चूँकि रंगनाथ मिश्रा कमीशन, वाकई मोहतरमा ठीक कह रही थी कि रंगनाथ कमीशन जो था और सच्चर कमेटी, तो सच्चर कमेटी एक डायग्नोसिस रिपोर्ट थी और रंगनाथ मिश्रा कमीशन था, उसमें वो बजाबते बीमारियों का प्रिस्क्रिप्शन भी था।
लेकिन सच्चर कमेटी की रिपोर्ट तो रखी गई, बड़ी उसकी शोहरत भी हुई। रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट टेबल पर कराने के लिए डेढ़ साल तक रखी रही। उसके बाद कराने के लिए पार्लियामेंट के टेबल पर रखने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। और समझिए कि आमतौर पर हमको लोग जो जानते हैं कि बेल वोल में हम लोग नहीं जाते हैं, लेकिन वो ऐसा मौका था जबकि बेल में नहीं, पूरे पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को चौक किया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार किया। और बमुश्किल कुछ लोगों ने सपोर्ट किया, मुस्लिम में भी सब ने सपोर्ट नहीं किया। तो वो रिपोर्ट, लेकिन उसका भी कोई इम्प्लीमेंट बिल्कुल अली अनवर साहब, इन सिफारिशात, इन रिपोर्टों की क्या हालत हुई वो हमारे सामने। लेकिन बड़ा सवाल यह है जो अभी ताहिरा हसन साहिबा ने हमारे सामने उठाया था कि भाई इसमें अगर खामी देखी जाए तो हमारी लीडरशिप की भी है। मुस्लिम लीडरशिप ने भी इसके लिए पहल नहीं की, मुस्लिम लीडरशिप भी कहीं नजर नहीं आई इन इश्यूज को लेकर। सही कह रहे हैं। अब देखिए, जो रंगनाथ मिश्रा कमीशन की एक सबसे जो बेहतरीन सिफारिश थी, एक सिफारिश की बात उन्होंने करी, नवोदय विद्यालय, ये सही है। एक और सिफारिश थी, सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा दोनों में कॉमन थी कि मुसलमानों के अंदर भी, जो उन्होंने कहा ना कि मुसलमानों की हालत, एक तो मुसलमानों के बड़े हिस्से की हालत ये है कमीशन में, इन कंपेरिजन टू हिंदू सोसाइटी मुसलमान की हालत खराब है, लेकिन मुसलमान के एक बड़े तबके की हालत शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से भी खराब है, ये सच्चर कमीशन ने कहा है। और उसके लिए सिफारिश की कि इनकी नुमाइंदगी भी घट रही है असेंबली में, पार्लियामेंट में, और ये दलितों से भी जो बदतर हालत है मुसलमानों की, मुसलमानों में भंगी हैं, मुसलमानों में मोची हैं, मुसलमानों में हलालखोर हैं, नट हैं, बखों हैं, पवरिया हैं, भटियारा हैं, गधेड़ी हैं, इस तरह की दर्जनों जातियां हैं। लेकिन ठीक है अली अनवर साहब, लेकिन सुन लीजिए, लीडरशिप, लेकिन जो लीडरशिप पर सवाल उठ रहा है, आप भी 10-12 साल पार्लियामेंट में रहे हैं, सवाल जो ताहिरा हसन साहब ने उठाया वो बड़ा वाजिब है। अच्छा सुनिए, मेरी एक किताब छपी है और तमाम इंटरनेट पर है, सबसे ज्यादा पार्लियामेंट में समय हमने इन्हीं सवालों को दिया। लेकिन वो ठीक कह रही हैं कि जो मुस्लिम ज्यादा ताकतवर हैं, इदारे चलाते हैं, पॉलिटिकल पार्टियों में बड़े बड़े ओहदे पर हैं, उन सब लोगों ने इसको तवज्जो नहीं दी। मुस्लिम समाज के अंदर से भी दिक्कत थी। मुस्लिम समाज के जो लीडरान हैं वो मजहबी क़यादत हो, सियासी क़यादत हो, समाजी क़यादत हो, उन लोगों ने तवज्जो नहीं दी। मैडम को नहीं मालूम है कि हम लोगों ने बिहार विधानसभा से प्रस्ताव करके सेंटर को भिजवाया, हम लोगों ने उत्तर प्रदेश असेंबली को घेर करके वहां की सरकार को सेंटर को भिजवाया। यूपीए 1-2 की दोनों घटनाएं हैं। फिर आंध्र प्रदेश सरकार ने इसको भेजा और ईसाई दलितों के साथ मिलकर के और दूसरे दलितों के साथ मिलकर के हम लोग दर्जनों बार यहाँ जंतर मंतर पर साहब जुमे की नमाज, ईसाई और मुसलमान और सब लोग हिंदू दलित को हम लोगों ने साथ लिया, तो इसको इशू बनाया। तो एक तो जो पार्टियां इन पावर में रही है उनकी दिलचस्पी नहीं है, और दूसरी बात है कि मुसलमान भी ऊपर से तो कह देते हैं, उनके गले के नीचे ये सब बातें नहीं उतरी है, ये बात सही है। ठीक है। और इस बीच हमारे साथ 2 और खास मेहमान, जफर महमूद साहब जो कि मेंबर हैं सचर कमेटी के, वो भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए, और इसके अलावा अशफाक रहमान साहब जो कि जनता दल राष्ट्रवादी जेडीआर के नेशनल कन्वीनर हैं, वो भी हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं। अपने दोनों मेहमानों का बहुत इस्तकबाल करते हैं। 2 मेहमान पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जफर महमूद साहब, अब तक मुसलमानों के या पसमानदा जो तबकात हैं उनके जख्म आखिर इस मुल्क में कब तक हरे रहेंगे, ये जख्म कब भरेंगे? जो रिपोर्ट आती है मुसलमानों की पसमानदगी जाहिर करती है। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई है 12 साल पहले, उसके बाद 3 स्टेट्स की और रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, और उनमें से भी यही मालूमात हुई है
कि मुसलमानों की पोजीशन जो पहले थी वो और ज़्यादा ख़राब हो गई इस 12 साल के अंदर। जो सच्चर कमेटी ने बताई थी उसके मुकाबले में और ज़्यादा ख़राब हो गई। आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन उसकी वजह दोनों तरफ से है, ताली दोनों हाथ से बचती है। पहली चीज़ तो ये कि अगर कोई हुकूमत कोई स्कीम बनाती है, मसलन इस हुकूमत ने अब जाकर के चौथे साल में 5वें साल में जाकर के ये कहा है कि ये इतने ज़िले हैं जो कि बैकवर्ड हैं, लेकिन जाहिर है यही काम अगर 4 साल पहले हो गया होता तो उसके ऊपर कुछ कार्रवाई भी हो गई होती। लेकिन ये कि इसी तरह की लिस्ट एक पहले यूपीए गवर्नमेंट ने भी बनाई थी। उस वक्त मौजूदा हुकूमत में के वाले लोग जो हैं वो उस वक्त अपोजिशन में थे और उस वक्त वो उसके मुखालिफ थे। तो होता ये है कि अपनी कलील मुद्दती शॉर्ट टर्म मफाद इंटरेस्ट के लिए जो है वो लॉन्ग टर्म मुल्क का मफाद और मिल्लत का मफाद वो कुर्बान हो जाता है। बिल्कुल। ये तो बात रही सियासत की, लेकिन ये भी मैं आपको अर्ज करूँगा कि मुसलमानों के अंदर से भी जो अल्लामा इकबाल ने एक इस्तिलाह दी थी कीमियागर, यानी कि तांबे को सोना बनाने वाला, ऐसे लोगों को बढ़ करके आगे आना चाहिए जो कि अपनी ज़िंदगी से मुतमईन हैं और अब उसमें कुछ ज़्यादा अपने लिए या अपने बाल बच्चों के लिए करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन उनके हाथ पैर दुरुस्त हैं, दिमाग दुरुस्त है, सब ठीक है। तो उनकी जिम्मेदारी भी बनती है कि वो आगे बढ़ कर के आएँ। और अगर इसी पे खाली रहेंगे, खाली टीवी डिस्कशन हो गया और बातचीत ख़त्म हो गई, तो काम कुछ आगे बढ़ने वाला नहीं है। ज़मीनी सतह के ऊपर मुसलमानों को, उनके नुमाइंदों को नहीं, इंडिविजुअल अफराद को, ज़मीनी सतह पे ख़वातीन और हज़रात दोनों को आगे बढ़ कर के आना पड़ेगा कि ये लिस्ट तो बन गई, लेकिन ये कि इस लिस्ट के अंदर वो काम हो जाए जो होना चाहिए। पिछली बार जब लिस्ट बनी थी यूपीए की, वहाँ पर बहुत बजट दिया गया था, बहुत आला, बहुत लंबा ऊंचा, लंबा चौड़ा, बड़ा अमाउंट्स दिए गए थे। लेकिन बाद में जो हुकूमत ने उस वक्त प्लानिंग कमीशन था, उसने अपने ऑफिसर वहाँ तैनात किए थे कि जाके देखो वो काम उन डिस्ट्रिक्ट में हुआ कि नहीं हुआ। सही। तो सब तरफ से रिपोर्ट प्लानिंग कमीशन के बाद पास ये आई थी कि काम तो हुआ, लेकिन इन जिलों में भी हुआ, लेकिन जहां पर अक़लियतें रहती हैं, जहां उनका कंसंट्रेशन है, वहां नहीं हुआ, दूसरे हिस्सों में हुआ है। सही। और खास तौर से जहां पर मुस्लिम आबादी जहां पर ज्यादा है, उन अजला को नजरअंदाज किया गया। अशफाक रहमान साहब बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जेडीआर के नेशनल कन्वीनर हैं। अशफाक साहब, जो तीनों मेहमानों से मैंने जो सवाल किया कि आखिर आजादी के बाद जख्म हरे हैं, खासतौर से मुसलमानों को देखा जाए, और जो ये रिपोर्ट आई है इसने फिर एक बार साफ कर दिया है कि मुसलमान पसमानदा थे और अभी भी पसमानदा हैं। नहीं, अब और ज्यादा पसमानदा हो गए हैं पहले की बनिस्बत। उसकी वजह जो भी हो, ये हुकूमत जो भी आई है आज़ादी के बाद से आज तक जितनी भी हुकूमतें आई है वो तासुब करती है माइनॉरिटीज़ के साथ। पर्टिकुलर अगर ज़िले में काम हो भी रहा है तो उन इलाकों में काम नहीं है, तो जहाँ पे इनकी आबादियाँ हैं उस इलाके में डेवलपमेंट के कोई भी चीज़ नहीं होती है। कागजी तौर पे दिखाया जाता है, कुछ लड़के वार्ड काउंसिलर होते हैं, वहाँ तक तो थोड़ा बहुत अपने घर के आसपास की नालियाँ बनाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। बिहार के उन तमाम इलाकों को आप देखिए, बहुत गहराई से आप देखिए तो आप पाएंगे कि साहब सरकारी तौर से कोई काम ही नहीं होता है, बल्कि ये पूरी तरह तासुब है एक। और इसको मिटाने का जहाँ तक आप समझते हैं, वो जब तक इनकी अपनी लीडरशिप नहीं आएगी, पार्टनरशिप नहीं होगी, तब तक ये मुमकिन नहीं है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बाद से तो और बदहाल हो रहा है हिंदुस्तान में आज मुसलमान का इलाका, और एक अजीब से डर और खौफ इनके अंदर पैदा कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ये अपनी लीडरशिप नहीं निकाल रहे। अवामी सतह पर भी ये चीज़ बहुत बड़े पैमाने पर सोचने की है कि साहब जब तक हम अपनी लीडरशिप को पैदा नहीं करेंगे, हिस्सेदारी की बात नहीं करेंगे, तो अपने इलाके के तर्जुमानी वो नहीं कर सकते हैं। अगर किसी पार्टी में हैं भी जो नुमाइंदे, तो वो एक तरह से सरकारी नौकर के तौर पर अपने आका के खिलाफ बोल नहीं सकते हैं। वो अपनी लीडरशिप को मुसलमान को पैदा करना होगा, तभी हक की लड़ाई होगी, इलाके में बंटवारा होगा, डेवलपमेंट होगा, इससे पहले कुछ नहीं। आप बिहार के 4 जिलों को देख लें, पूर्णिया, अररिया, जो अभी नीति आयोग में आया होगा। ठीक है, ताहिरा साहिबा इस पर मुख्तसर रिएक्शन आप इशारा कर रही थी, फिर हमें ब्रेक पर जाना है। ताहिरा साहिबा 30 सेकंड में रिएक्शन आपका। जी 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 जी, मेरा ये कहना था कि अभी जफर साहब ने कहा कि पहले अगर ये नीतियां आके बता दे तो उस पर कुछ एक्शन हो जाए। मेरा कहना है कि पहले सच्चर कमेटी और रंगनाथ पे ही कौन सा हो पाया है कि आप कह रहे हैं कि आके वो नीति आयोग अगर पहले बता देता तो कौन सी मुसलमान के हालात बहुत अच्छे हो जाते।
और दूसरी बात, मुसलमान की क़यादत की बात कर रहे हैं हमारे साथी, भाई वो लीडरशिप तो हो डेडिकेटेड कि जो मुसलमानों के लिए करना चाहे। अगर मुसलमान बुनकरों की बात है, मैं कह रही हूं, तो बुनकर बैठे ना पॉलिसी मेकिंग में, जिसके लिए पॉलिसी बन रही है वो तो बैठता ही नहीं है, वहां से कोई नुमाइंदगी नहीं है, उसकी नुमाइंदगी दे दी जाती है। जाहिर सी बात है कि लीडरशिप पर तो सवाल बनता है, लीडरशिप पर सवाल बनता है। और यहां पर सवाल ये भी उठता है कि इस तरह की रिपोर्टों का, कमीशन की जो रिपोर्टें आती हैं, आखिर इनका हासिल क्या है? जब इलाज बताया जा रहा है और इलाज ही नहीं हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इस तरह की रिपोर्टों का हासिल क्या है। इस पर ताहिरा हसन साहब हम लौट कर आएंगे, छोटा सा ब्रेक लेंगे। चारों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसी पर लौट कर आएंगे कि आखिर ये बदहाली जो आजादी के बाद से अभी भी बरकरार है, बल्कि यूं कहा जा रहा है कि आजादी के बाद से हालात बद से बदतर हो गए हैं। इसी पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। माइनॉरिटी के खासतौर पर मुस्लिम इलाके हैं, वहाँ पर तालीमी इदारे कायम ना हो, वहाँ अस्पताल कायम ना हो, वहाँ सड़कें कायम ना हो, वहाँ डेवलपमेंट ना आए, और वहाँ डेवलपमेंट नहीं गया। इन डिस्ट्रिक्ट्स को मेन स्ट्रीम में लाना बहुत ज़रूरी है ताकि वहाँ के लोग भारत की जो बदलती तस्वीर, इस प्रकार की जो स्थिति है, इसके लिए केवल और केवल शासन जिम्मेदार है। सवाल उन लोगों से पूछा जाना चाहिए, एक बड़े हिस्से की दलितों से भी खराब हालत है। माइनॉरिटी के खासतौर पर मुस्लिम इलाके हैं, वहाँ पर तालीमी इदारे कायम ना हो, वहाँ अस्पताल कायम ना हो, वहाँ सड़कें कायम ना हो, वहाँ डेवलपमेंट ना आए, और वहाँ डेवलपमेंट नहीं गया। इन डिस्ट्रिक्ट्स को मेन स्ट्रीम में लाना बहुत ज़रूरी है ताकि वहाँ के लोग भारत की जो बदलती तस्वीर, इस प्रकार की जो स्थिति है, इसके लिए केवल और केवल शासन जिम्मेदार है। सवाल उन लोगों से पूछा जाना चाहिए, एक बड़े हिस्से की दलितों से भी खराब हालत है। तो जाहिर सी बात है कि बदहाली का जिम्मेदार कौन है? नीति आयोग के जरिए जो रिपोर्ट आई है, इसने फिर से एक बार हुकूमत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। और सवाल तो अब मुस्लिम लीडरशिप पर भी उठ रहा है कि इतने सालों में आखिर मुस्लिम लीडरशिप ने मुसलमानों की पसमानदगी के लिए क्या कुछ किया है। सबसे पहले इस पर कुछ खास मेहमान भी जुड़े, उनसे भी हम लगातार बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारी ये रिपोर्ट भी देख लीजिए इस इश्यू पर। साल 2006 में सचर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद मुसलमानों की पसमानदगी पर मुहर लग गई थी। उस वक्त इख्तदार में रही यूपीए हुकूमत पर मुसलमानों के इस्तेहसाल का इल्ज़ाम लगता रहा। मुसलमानों को लेकर एनडीए और यूपीए में सियासी जुबान दराजी होती रही और अब नीति आयोग ने पिछड़े और बैकवर्ड अजला की फहरिस्त जारी की है, जिनमें टॉप 20 में 11 अजला मुस्लिम अक्सरियत वाले हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक 12 साल बाद भी मुसलमानों की हालत जूं की तूं है। इस पिछड़ेपन का जिम्मेदार कौन है? क्या खुद मुस्लिम माशरा है या फिर उन सियासी लीडरान का किया धरा है जो सिर्फ मुसलमानों के वोट को माले गनीमत समझकर रख तो लेते हैं, लेकिन उनके लिए माशी, तालीमी और सियासी बेदारी की जंग में शरीकेकार नहीं होते हैं। कुछ दानिशवरान का कहना है कि सरकारों ने सिर्फ वोटों के लिए मुसलमानों को ठगा है, जबकि कुछ का मानना है कि इसके लिए खुद मुसलमान ही जिम्मेदार हैं। आज़ादी के बाद से एक खामोश, मैं समझता हूँ कि मैं लफ्ज़ बड़ा सख्त इस्तेमाल करूँगा, एक खामोश साजिश रही है कि जो माइनॉरिटी के ख़ासतौर पर मुस्लिम इलाके हैं, वहाँ पर तालीमी इदारे कायम ना हो, वहाँ अस्पताल कायम ना हो, वहाँ सड़कें कायम ना हो, वहाँ डेवलपमेंट ना आए, और वहाँ डेवलपमेंट नहीं गया। ख़ुद मुसलमानों ने भी डेवलपमेंट की तरफ तवज्जो नहीं दी, वो जज्बाती इश्यूज़ पे लड़ते रहे, वही उनके मुतालबात रहे। मुस्लिम क़यादत ने भी इन मसाइल को कायदे से किसी हुकूमत के सामने नहीं रखा, और जो पिछली हुकूमतें भी, यूपीए की जो भी हुकूमत आई, उसने भी इसमें काम नहीं किया। बल्कि जो अभी आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से 2004 में जो हालत थी स्कूल में एडमिशन्स की या रोज़गार में मुसलमानों की, 2009 में वो उससे कम हुई है, और 2009 से 2014 में और भी कम हुई है। और मुझे लगता है कि अब ज़रूरत है कि एक नई दिशा, ऊर्जा और नए फोकस के साथ इन डिस्ट्रिक्ट्स की तरफ देखा जाए
और सिर्फ पैसा ही खर्च ना किया जाए बल्कि उनका आउटकम क्या होता है, सिर्फ आउटले नहीं आउटकम क्या होता है उसकी भी देखने की ज़रूरत है। और इसको ना तुष्टीकरण की राजनीति कहा जाना चाहिए, ना इसको जो है अपने वोट बैंक की तरह माना जाना चाहिए। इन डिस्ट्रिक्ट्स को मेन स्ट्रीम में लाना बहुत ज़रूरी है ताकि वहाँ के लोग भारत की जो बदलती तस्वीर है इसमें हिस्सेदार बन सके। आइए जरा उन अजला पर नजर डालते हैं जो पिछड़े से भी पिछड़े हैं, जिनमें यूपी के 5 अजला शरावस्ती, बहराइच, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, सोनभद्र शामिल हैं। वहीं बिहार के भी 5 अजला शामिल हैं, जिनमें बांका, अररिया, साहिबगंज, कटिहार, पूर्णिया है। जबकि हरियाणा का मेवात, तेलंगाना का आसिफाबाद, नागालैंड का किपहर, अरुणाचल प्रदेश का नमसाई, छत्तीसगढ़ का सुकमा, मणिपुर का चंदेल, आसाम का दारंग, झारखंड का पाकुर और आसाम का ग्वालपाड़ा जिला भी पिछड़ों से पिछड़े अजला में शामिल है। हैरानी की बात यह है कि दिल्ली से 80 किलोमीटर दूर मेवात का मुस्लिम अक्सरियत इलाका मुल्क का सबसे पसमानदा इलाका है। उत्तर प्रदेश के बहराइच और बलरामपुर जैसे अजला नक्सल मुतासिर सुकमा से भी नीचे दिखाई देते हैं। बिहार के अररिया, कटिहार, झारखंड का साहिबगंज जिला सुकमा के साथ खड़ा है। देखिए, मैंने बताया कि इस प्रकार की जो स्थिति है इसके लिए केवल और केवल शासन जिम्मेदार है। शासन लंबे समय तक 70 साल आज बीत गया है, 60 साल तक तो कांग्रेस ने ही शासन किया है। फिर भी हालात अगर बदतर है तो इसके लिए शासन जिम्मेदार है। मुझे ऐसा लगता है कि वो इस तरह की समस्याओं का समाधान अवश्य करेगा। इसलिए मैं कह सकता हूं कि इस देश में अगर दयनीय हालत के लिए कोई जिम्मेदार है तो यहाँ की सरकारें जिम्मेदार रही हैं। ये तो सवाल उन लोगों से पूछा जाना चाहिए जो लोग मुस्लिम तुष्टीकरण की राग अलापते रहते हैं। इसके पहले भी ये रिपोर्ट तो मान लीजिए नीति आयोग की अभी आप कह रहे हैं आई है, इसके पहले भी सच्चर कमेटी ने जो रिपोर्ट दी उसकी रिपोर्ट है कि मुसलमानों के एक बड़े हिस्से की दलितों से भी खराब हालत है। ये तो जो पिछड़ा है वो पिछड़ा ही रहेगा और जो आगे बढ़ना है जिनको वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। सच्चर कमेटी ने 2006 में अपनी सिफारिशात पेश की थी और मुस्लिम माशरे को सबके साथ लाने की बात कही जाने लगी थी। लेकिन मुसलमानों की तरक्की के लिए अब तक क्या हुआ है, इन आदाद व शुमार को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। सच्चर कमेटी रिपोर्ट को आए हुए 10 साल से ज़्यादा का अरसा बीत चुका है। सरकारें ये कहती रही हैं कि उन्होंने सच्चर कमेटी की बेशतर सिफारिशात को नाफिज कर दिया है, पर सवाल यह है फिर ऐसे हालात क्यों हैं। और सवाल ये भी, क्या वजारत अक़लियती उमूर का क़याम और वज़ीर आज़म का 15 नुकाती प्रोग्राम पूरी तरह से फेल हो गए हैं। कैमरामैन प्रहलाद के साथ खुरम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो पसमानदा थे, पसमानदा हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या आने वाले दिनों में भी मुल्क के मुसलमान पसमानदा ही रहेंगे? 3 खास मेहमान हमारे साथ लगातार इस इशू पर बात कर रहे हैं। जफर महमूद साहब, आपके पास आना चाहेंगे। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि आखिर जो इस तरह की जो रिपोर्टें आ रही हैं इनका हासिल क्या है, क्योंकि इलाज तो बताया जाता है लेकिन उस मर्ज का इलाज नहीं होता है। हासिल क्या है? नहीं, रिपोर्ट आना तो बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि अगर कोई चीज़ मेजर ही नहीं की जाएगी, नापी ही नहीं जाएगी, उसकी रिपोर्ट ही नहीं किया जाएगा तो मालूमात होगी ही नहीं कि हालात कितने ख़राब हैं। वो तो बहुत ज़रूरी है। और इस दौरान जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था कि 12 साल के अंदर वेस्ट बंगाल, कर्नाटक और महाराष्ट्र 3 स्टेट्स की और रिपोर्टें आ चुकी हैं जिससे मालूम हो कि और हालात ख़राब हैं। तो मैं आपको ये अर्ज़ कर रहा था पहले, उसी बात पे मैं फिर से आऊँगा
कि गवर्नमेंट तो हम बैठ करके चाहे जितना उसको बुरा भला कहें, गवर्नमेंट को जो करना है वो करेगी, नहीं करना है नहीं करेगी। लेकिन ये बात समझना बड़ा ज़रूरी है कि हम गवर्नमेंट से सिर्फ सियासी गवर्नमेंट समझते हैं, पॉलिटिकल विंग को समझते हैं, लेकिन एक्चुअली गवर्नमेंट जो है वो 80-90% से ज़्यादा निफाज जो है वो सिविल सर्विस के लोग जो हैं वो करते हैं, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स करते हैं, अफसरशाही करती है। तो अफसरशाही में भी सच्चर कमेटी ने ये कहा था कि उसको अफसरशाही को भी सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है। और ये मैं बिल्कुल उसका वोटरी हूँ, बिल्कुल सही है। मैंने खुद 32 साल के अपनी गवर्नमेंट की सर्विस के दौरान यही देखा है, और सच्चर कमेटी के दौरान हम जहाँ जहाँ गए वहाँ भी यही देखा कि अफसरशाही ही असली है जिसको कि हमें सेंसिटाइज करना है। तो और दूसरी चीज़ ये कि अगर हम ये आए कि मिल्लत को क्या करना चाहिए, तो मिल्लत के बहुत कम लोग सिविल सर्विस के इम्तिहान में बैठते ही हैं, यानी कि जितने बैठते नहीं उससे ज़्यादा परसेंटेज के लोग आ जाते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं। तो वहाँ पर बिल्कुल फेयर मामला है, साफ सुथरा मामला है। लेकिन ये कि हमें अपने अंदर देख करके ये करना होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी तादाद में काबिल तरीन बच्चों को बिठाएं इम्तिहान के अंदर, हम काबिल तरीन बच्चों को इम्तिहान के अंदर बिठाएं। हेलो जी 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 जफर महमूद साहब, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर मुसलमान पिछड़े हुए होंगे, बुनियादी सहूलियात नहीं होंगी, स्कूल नहीं होंगे, मदारिस नहीं होंगे, तो काबिल जो बच्चे हैं वो IAS IPS कैसे बनेंगे? जो बिल्कुल जो बुनियादी चीज है वही नहीं होगी। हाँ, ये आपने अच्छा किया पूछ लिया, ये आपने अच्छा किया पूछ लिया है। ये सच्चर कमेटी ने एक बात और भी बताई है जो कि जिसके ऊपर भी आपको गौर करना है। उन्होंने कहा है कि हमेशा, हर वक्त, हर साल, हर दिन ऐसा रहता है कि 25 लाख से ज़्यादा मुसलमान ग्रेजुएट्स नौकरी ढूंढ रहे होते हैं। 25 लाख से ज़्यादा मुसलमान ग्रेजुएट्स हर वक्त नौकरी ढूंढ रहे होते हैं। लिहाजा ये कि ये बात तो अपनी जगह सही है कि तालीमी एतबार से बहुत पिछड़े हुए हैं, लेकिन इसके लिए ये सोचना कि सिविल सर्विस के लिए हमारे पास काबिल बच्चे नहीं हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। मैं कल भी लौटा हूँ कश्मीर से, उसके पहले कलकत्ता वगैरह में हमारा टेस्ट हो चुका एनुअल, और काबिल तरीन बच्चों की कोई कमी नहीं है, लेकिन मिल्लत को बढ़ के आगे आना पड़ेगा कंट्रीब्यूट करने के लिए, ताकि उनको बेहतरीन जो ट्रेनिंग है, कोचिंग है, वो दी जा सके। उसकी कमी है, उसमें मिल्लत के लोग बढ़कर के आगे नहीं आ रहे। अली अनवर साहब, अली अनवर साहब की कोई कमी नहीं है। अली अनवर साहब, जिस तरह के हालात हैं, जो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई थी कि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, और आपने कहा भी, जो हमने आपका बयान सुना, ये हालात बदलेंगे कैसे? क्या लगता है कि मुस्तकबिल करीब में मुसलमानों की पसमानदगी दूर होगी? देखिए, दो बात मैं अर्ज करना चाहूँगा जी। एक तो ये कि आपने इसके पहले ये भी पूछा कि हासिल क्या हुआ, इस तरह की रिपोर्ट तो आती रहती है, तो उसका पहले इसी का जवाब दे लें कि हासिल ये हुआ कि जो एक मिथ और एक जो माहौल बनाया गया था कि मुसलमानों का बहुत तुष्टीकरण हो रहा है, मुस्लिम अपीजमेंट, ये थ्योरी को सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हो, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट हो, या अभी जिस रिपोर्ट पर ताज़ा आई है ADR की, उस पर आप चर्चा है, इसने बुरी तरह से उस रिपोर्ट की धज्जियां उड़ा दी है, और उस पॉलिटिकल पार्टी और उस तरह के जो एलिमेंट्स हैं इस मुल्क में, उनके मुंह पर ये करारा तमाचा है। पहली बात। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि कैसे बदलेगी। देखिए, अंबेडकर साहब को अभी बहुत सब लोग याद कर रहे हैं। अंबेडकर साहब ने एक बहुत गौर करने वाली बात की है कि अंग्रेजी में उन्होंने कहा है कि पॉलिटिक्स इज द मास्टर की ऑफ एवरी लॉ। अगर हम उसका उर्दू तर्जुमा करें तो जितने भी दुनियावी मसाइल हैं उनका हल सियासत से होता है। सियासी जो हमारी नुमाइंदगी है वो लगातार घट रही है। हमारी नुमाइंदगी पुलिस प्रशासन में हमारी नुमाइंदगी लगातार घट रही है। और ठीक कहा हजरत अभी बोल रहे थे कि हमारे बच्चों में टैलेंट की कमी नहीं है। लेकिन अली अनवर साहब, माजी में भी जो लीडरशिप रही उसने भी तो कुछ नहीं किया मुसलमानों के लिए। अगर मुस्लिम लीडरशिप की आप बात करते हैं,
हम तो ये कह रहे हैं कि एक इस देश में आज़ादी के बाद से ये माहौल बनाया गया कि मुसलमानों का बहुत ख्याल किया जा रहा है, तुष्टीकरण किया जा रहा है, पूरी हुकूमत उन्हीं का केयर करने में लगी हुई है और उसका नतीजा सामने आया है, आ रहा है। हम लोग तो बराबर चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, कह रहे थे, लेकिन कोई सुनता नहीं है। मीडिया में कितनी जगह मिलती है इन सब बातों के लिए, मीडिया भी एक फैक्टर है। और सिर्फ जज्बाती सवालों में रोजी रोटी का सवाल है, तालीम का सवाल है, क़यादत का सवाल है, सत्ता में हिस्सेदारी का, प्रशासन में हिस्सेदारी का, उस सवाल पर कोई बहस नहीं करता है। बहस होता है जज्बाती सवाल पर, हिंदू मुसलमान संजीदा बहस नहीं होती है। आज हालत यह है कि आज तो इज्जत, आबरू, जान, माल पर खतरा लोग महसूस कर रहे हैं। एक खौफ का, एक डर का माहौल है पूरे देश में। दाढ़ी डोक करके, टोपी सही। अशफाक रहमान साहब, क्या हालात बदलेंगे? 70 सालों में जो तस्वीर मुसलमानों की नहीं बदली, क्या आने वाले दिनों में वो हालात बदलेंगे? कुछ ऐसा लगता है आपको? जब तक मुसलमान अपनी क़यादत पे ध्यान नहीं देंगे तब तक ये हालात कभी नहीं बदलेंगे। मुसलमान हिंदुस्तान में बहुत सारे लीडर पैदा कर चुका, यहाँ सदर से लेकर चपरासी तक के ओहदे पे रह चुके, लेकिन इनकी हिस्सेदारी नहीं होती है, वो तुष्टीकरण होता है। इनको अपनी लीडरशिप पैदा करनी होगी और इनको मुत्तहिद होकर एक आवाज़ में बोलना होगा, तब हिस्सेदारी मिलेगी, तब आपके बका के बारे में कोई सोचेगा। वरना आपके साथ तो सिर्फ मजहबी तौर पर खिलवाड़ कर दिएगा, आपको मसलकों में बांट दिया जाएगा। आपके उल्मा, इसके लिए बहुत सारे जिम्मेदार उल्मा भी हैं। अगर अवाम आज भी समझ ले, इस बात को समझिए, हम आज़ादी के बाद को देखें, पार्टीशन के बाद को देखें, 1992 में देखें, हम 33% की तादाद में थे सरकारी नौकरियों में, आज 2.25% से नीचे चले गए। ये कौन से तासुब के बुनियाद पे हुआ? ये कौन सा ऐसा कानून है? कोई कानून अलग से नहीं लाएगा, ये तासुब हुकूमत की तरफ से किया, चाहे यूपीए हो, एनडीए हो, और इसमें हमारे अंदर हमारे जफर महमूद साहब कितना इत्तेफाक करेंगे? 30 सेकंड के वजह से जफर महमूद साहब कितना इत्तेफाक करेंगे इससे? कह रहे नहीं, मेरी बात को समझ। जी जफर महमूद साहब, जो अशफाक साहब कह रहे हैं, कितना इत्तेफाक करेंगे? देखिए, ऐसा है कि तासुब तो ये मैं नहीं कह सकता कि तासुब नहीं है, तासुब तो है और बहुत नेचुरल भी है, फितरी भी है। 800 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की जबकि वो अक़लियत में थे, और उसके बाद 200 साल तक अंग्रेज़ों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी की। तो लिहाजा ये कि मेजॉरिटी कम्युनिटी में, अक्सरियत के तबके में तासुब मुसलमानों के लिए आ जाना ये फितरी बात है। लेकिन वो तासुब का सिलसिला आज़ादी के बाद ख़त्म होना शुरू हुआ था, पिछले 2-3 दहाइयों में वो कम होना शुरू हुआ था। लेकिन ये कि बिल्कुल जाहिर से बात है कि तासुब अभी भी कहीं ना कहीं किसी न किसी गोशे में तासुब अभी भी मुसलमानों को लेकर है। मुख्तार अब्बास नकवी का इस रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ कहना है, वो भी हम आपको सुनवाई देते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी का बयान। अब्बास नकवी हमारे साथ हैं। सर, पिछले दिनों नीति आयोग ने एक लिस्ट जारी की थी 101 जो है इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की, लेकिन उसमें जो सबसे बैकवर्ड हैं, नीचे के जो जिले हैं 20, उसमें से 11 मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज है, माइनॉरिटी के। बिल्कुल सही बात है। मैं मानता हूँ कि जो अभी मुस्लिम्स हैं, अल्पसंख्यकों में जो मुस्लिम समाज है, वो शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ापन है, और ईमानदारी के साथ उस पिछड़ेपन को ख़त्म करने के लिए काम नहीं किया गया। हमारा मानना है कि हम बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी वो भी जो है, जो कुछ हो रहा है वो अभी बहुत नाकाफ़ी है। बहुत करना होगा, ईमानदारी से करना होगा। आप जो है वो इमोशनल इश्यूज लाते रहिए, आप जो है वो ऐसी भावना को भड़काते रहिए, वो तो सभी लोग कर लेंगे, लेकिन भैया उनको समाज को आप प्रोग्रेस की मेन स्ट्रीम में शामिल करिए ना। जो पिछड़ा हुआ है, बेरोजगारी बेतहाशा है, शिक्षा के क्षेत्र में एकदम पीछे हैं, उस इलाकों का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए। मैं तो अभी गांव-गांव खुद जाता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर जो है वो स्कूलों की व्यवस्था नहीं है, सड़कों की व्यवस्था नहीं है, एक दिक्कत है। सर, इस लिस्ट की ख़ास बात यह है कि पूर्णिया के, जैसे पूर्णिया, कटिहार जैसे ज़िले हैं, या फिर मेवात है, ये ज़िले, सुकमा जैसे ज़िले जो नक्सल प्रभावित है, उससे भी कहीं पीछे खड़े हुए हैं। हाँ, बिल्कुल हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि हमें उन ज़िलों की तरफ बग़ैर भेदभाव के, वहाँ कौन रह रहा है कौन नहीं रह रहा है, ये बिना सोचे हुए हमें उसके विकास को आगे बढ़ाना है।
कोई प्लानिंग की गई है? हाँ, प्लानिंग बहुत बड़े लेवल पे है और उस दिशा में ऑफिसर्स को, सारे ऑफिसर्स को उन तमाम इलाकों में पिछले 2 महीनों से भेजा जा रहा है कि आप जाइए, जाकर के वहाँ क्या क्या प्रायोरिटी है उसको बताइए ताकि हम यहाँ से उनको आपको मदद कर सकें। बहुत शुक्रिया। तो सरकार का साफ तौर पर कहना है, मुख्तार अब्बास नकवी साहब का कहना है कि सरकार अपने तौर पर काम कर रही है, संजीदा है, ऑफिसर्स को दौड़ा दिया गया है और हर मामले की जानकारी ली जा रही है। कैमरामैन योगेंद्र के साथ खुरम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो सुना आपने कि पिछली सरकारों की तरह ये सरकार भी पिछली सरकार को ही मुस्लिम पसमानदगी के लिए पिछली सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा रही। लेकिन दिलचस्प ये देखना होगा कि जिस तरह से मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि भाई ईमानदारी के साथ काम करने की जरूरत है, क्या ये सरकार ईमानदारी के साथ मुसलमानों के मसाइल को लेकर उठेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जफर महमूद साहब, अली अनवर साहब और अशफाक रहमान साहब हमारे साथ इस बुलेटिन में जुड़ने के लिए।